Students, today we are going to discuss on the topic disorders of thyroid and parathyroid glands. Okay, so number one is the hyperthyroidism. So as the name suggests, hyperthyroidism मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर एक्टिव थायराइड. ओके, सो वी ऑल नो थायराइड मेनली सिक्रीट करता है टू मेन हार्मोन्स, दैट इज T3 and T4, and along with that hormones it also secretes extra hormone, that is calcitonin. So here we are going to discuss about the T3 and T4 only. Okay, so next is the cause. Okay, here is the causes of hyperthyroidism. So hyperthyroidism mainly affects both gender, that may be either male or फीमेल. बट जो वुमेन होता है या फिर जो फीमेल्स होता है उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा वो लोग इफेक्टेड होता है विथ हाइपरथायरॉयडिज्म कंपेयर टू मेन. ओके, सो इसके जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये बहुत सारा कंडीशन की वजह से होता है. सो नंबर वन इज द ग्रेव्स डिजीज. सो व्हाट इज ग्रेव्स डिजीज? ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच आवर own immune system और immune cells produces antibodies, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, जो तुम्हारा थायराइड सेल्स में एक्ट करके उससे क्या करवाता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ठीक है, सो अभी जो ग्रेव्स डिजीज है उसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेस, स्मोकिंग, रेडिएशन टू द नेक, medication and infectious organisms like viruses. Okay, so next talking about the ग्रेव्स डिजीज. ये ग्रेव्स डिजीज नॉट ओनली तुम्हारा थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, पर ये तुम्हारा आइज को भी मेनली इफेक्ट करता है, टिश्यू बिहाइंड द आइज, जिससे क्या होता है तुम्हारा ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, एंड इट लीड्स टू डबल विजन, लॉस ऑफ विजन एक्सेट्रा. ओके, एंड नेक्स्ट सिमिलरली इट ऑल्सो इफेक्ट्स द स्किन, ऑफन इन द लोअर लेग्स ओवर द शीन. तो शीन के जस्ट ऊपर में तुम्हारा जो स्किन होता है वहाँ पर भी इफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेव्स डर्मोपैथी. और इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम होगा? जो स्किन तुम्हारा इफेक्टेड होगा वो तुम्हारा थिक हो जाएगा, थिकनेस होगा, रेडनेस, स्वेलिंग एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इट मे बी आइदर पेनफुल और पेनलेस. ओके, नेक्स्ट इज द हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स. इसमें क्या क्या आता है? थायराइड एडिनोमा, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, जिसको क्या भी बोलता है, प्लमस डिजीज. ओके, सो एडिनोमा, वी ऑल नो एडिनोमा इज द ट्यूमर ऑफ अ ग्लैंड, आइदर दैट मे बी आइदर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. जो भी ग्लैंड में ट्यूमर होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडिनोमा. सो एडिनोमा का ये तुम्हारा टाइप्स हम लोग ने देखा, टॉक्सिक एडिनोमा एंड टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर और एडिनोमा. ओके, ये भी एक तुम्हारा कॉजेस है हाइपरथायरॉयडिज्म का. नेक्स्ट इज द थायरोइडाइटिस. सो थायरोइडाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड ज़्यादा तुम्हारा इन एक्सिस तुम्हारा क्या सिक्रीट करता है, थायराइड हार्मोन्स. ओके, सो नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर. So risk factor are number one, non-cancerous growth of the thyroid gland or pituitary gland, that is benign tumor or lump, taking large amount of thyroid hormones, tumors of the testes or ovaries, excessive iodine intake. ओके, अगर बहुत ज़्यादा कोई सॉल्ट वगैरह खाता है या फिर आयोडीन कंटेंट सॉल्ट खाता है तो फिर हो सकता है एक्सेसिव आयोडीन इनटेक हो गया. एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ TSH, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड प्रॉब्लम. ओके, जेनेटिक भी हो सकता है. एंड ऑटोइम्यून डिजीज सच एज एडिसन्स डिजीज और टाइप 1 डायबिटीज. सो एडिसन्स डिजीज वो कंडीशन है, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द एड्रिनल ग्लैंड इज अनेबल टू सीक्रेट
इट्स हार्मोन प्रॉपरली, मतलब एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मली जो हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करता है वो अच्छे से या फिर लेस अमाउंट में सीक्रेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिसन्स डिजीज. ओके, एंड टाइप 1 डायबिटीज, एंड लास्ट वन इज द सिगरेट स्मोकिंग. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर दैट मे लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म. नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी. सो नॉर्मली हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है. ओके, सो नॉर्मली दिस इज द प्रोसेस. ओके, हमारा जो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज द मेन कंट्रोलर ऑफ एनी सिस्टम और एनी ग्लैंड. ओके, सो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज एक तुम्हारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड नेक्स्ट इज द थायरोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन. तो इसमें तुम्हारा TRH एंड नेक्स्ट इज द TRIH, ये दो हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये दो हार्मोन जाके एक्ट होता है कहाँ पे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से तुम्हारा क्या सीक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH. तो जो TRH था हाइपोथैलेमस से जो रिलीज हुआ था वो मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, TSH रिलीज होता है. पर अगर रिलीजिंग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बदले इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर देता, इनहिबिट करता या फिर ब्लॉक कर देता, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता. ओके, सो हियर इज तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ तो ये डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड से तुम्हारा क्या सीक्रेट होता है, थायराइड हार्मोन as a result of thyroid stimulating hormone. So thyroid hormone तुम्हारा either लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है. तो अगर लो थायराइड हार्मोन लेवल रिलीज हुआ थायराइड ग्लैंड से, तब क्या होगा, प्रोडक्शन स्टिमुलेट, मतलब ये तुम्हारा एक फीडबैक देगा टू द हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस को एक फीडबैक देगा कि थायराइड हार्मोन ब्लड में बहुत कम है, उसका लेवल लो है. तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH रिलीज करेगा, फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हो जाएगा, वो TSH रिलीज करेगा, TSH थायराइड ग्लैंड में एक्ट होगा, और ये तुम्हारा जो तुम्हारा लो थायराइड हार्मोन लेवल हुआ था ब्लड में वो तुम्हारा मिनिमाइज या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बट सेम वे अगर तुम्हारा थायराइड हार्मोन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया, हाई हो गया, तो इससे क्या फीडबैक जाएगा टू द हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन इनहिबिशन. ओके, तो प्रोडक्शन को इनहिबिट करना चाहिए बोलकर, तब तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन TRIH. ओके, तो ये तुम्हारा डायरेक्टली एक्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ जाके ब्लॉक कर देगा उसका एक्शन. तो जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा तो तुम्हारा थायराइड हार्मोन कैसे रिलीज होगा. सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक एंड दिस वन इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में मेनली जो दो हार्मोन है T3 एंड T4, थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T3, तो ये तुम्हारा जो रिलीज हो रहा है वो उसका लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. तो कब हाई होगा, अगर तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेसिव तुम्हारा एक्टिवेट हो गया, या फिर तुम्हारा TSH ज़्यादा उसको एक्टिवेट कर रहा है, या फिर तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर या फिर कोई कंडीशन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो गया. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा हो सकता है हाइपोथैलेमस में अगर कोई तुम्हारा डिफेक्ट हो गया या फिर वहाँ पे कोई ट्यूमर्स या फिर एडिनोमा फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से TRH ज़्यादा रिलीज हो रहा है. तो TRH ज़्यादा रिलीज होगा, TSH ज़्यादा रिलीज होगा, और इसकी वजह से इनडायरेक्टली जो थायराइड हार्मोन है वो भी ज़्यादा सीक्रेट होता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली हाइपरथायरॉयडिज्म, सो
वी ऑल नो दैट जो थायराइड हार्मोन्स है वो जो हमारा क्या करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हार्ट का तुम्हारा हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर, एवरी तुम्हारा बॉडी का जो फंक्शन है या फिर मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है. सो तुम्हारा जो साइन एंड सिम्टम होगा वो मेनली डिपेंड होगा अपॉन द मेटाबॉलिक चेंजेस. ओके, हियर इज द क्लिनिकल फीचर्स. तो क्या क्या होता है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, फैटिक और मसल वीकनेस और हैंड ट्रिमर. ओके, हैंड ट्रिमर मतलब क्या होना, हाथ कांपना. ओके, फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट, क्योंकि तुम्हारा इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, पेरिस्टल्सिस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा डायरिया भी हो सकता है या फिर तुम्हारा बार बार मतलब फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट होता है. गोइटर, heat intolerance, appetite change, increased sweating, irregular or lack menstrual period in women, nervousness, रेस्टलेसनेस, वेट लॉस होता है, रैपिड फोर्सफुल और इरेगुलर हार्ट बीट, जैसे मैंने बोला था ये हार्ट बीट या फिर हार्ट को कंट्रोल करता है, सो इसमें भी सडन चेंजेस आता है. ओके, नेक्स्ट इज वीकनेस, कामी स्किन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया, एंड थिनिंग ऑफ हेयर, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी या फिर इंसोम्निया होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मैन जो बहुत ही तुम्हारा अनकॉमन एक फीचर्स है, हाई ब्लड प्रेशर, ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी, स्किन ब्लशिंग और फ्लशिंग, क्योंकि तुम्हारा हीट इंटॉलरेंस होता है, ज़्यादा एक पर्सन को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है अगर हाइपरथायराइडिज्म हुआ, इसीलिए तुम्हारा स्किन कैसा होता है, हर टाइम रेड हो जाए, फ्लशिंग होता है. सॉरी. नेक्स्ट, पॉसिबल इंक्रीज इन ब्लड शुगर, पाउंडिंग, रैपिड और इरेगुलर पल्स, एंड लास्ट क्या होता है, प्रोट्रूडिंग आइज जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस, एंड इट ऑकर्स इन ग्रेव्स डिजीज. ओके, सो अगर ये तुम्हारा हाइपरथायराइडिज्म हम लोग ने अनट्रीटेड रखा, कोई मेडिकेशन वगैरह यूज़ नहीं किया या फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इससे क्या हो सकता है, ये तुम्हारा थायराइड स्ट्रॉम होता है. ओके, तो थायराइड स्ट्रॉम का मेनली क्या होता है, इसमें अ कंडीशन इन्वॉल्विंग हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फीवर एंड हार्ट फेलियर. सो दिस आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायराइड स्ट्रॉम. ओके, इसके साथ तुम्हारा कन्फ्यूजन, डिलेरियम, मेंटल चेंजेस भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन का हाइपरथायराइडिज्म हुआ है. सो नंबर 1 इज द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. सो मेडिकल हिस्ट्री में तुम्हारा वो पर्सन का जो कंप्लेंट्स है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, पास्ट कंप्लेंट, फैमिली हिस्ट्री, एवरीथिंग वी हैव टू कलेक्ट. नेक्स्ट तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट क्या देखेगा, फिजिकल साइंस सच एज वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट, स्लाइट ट्रिमर ऑफ हैंड एंड एक्सेसिव स्वेटिंग. तो ये सब देखने को मिलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट इज द ब्लड टेस्ट. सो ब्लड टेस्ट में मेनली ब्लड किसके लिए लिया जाएगा, टू टेस्ट द थायराइड हार्मोन लेवल, T3 T4 का लेवल देखेंगे, उसके साथ तुम्हारा तो जो TSH है उसका लेवल हम लोग देखेंगे. अगर ब्लड में T3 T4 का लेवल हाई है और TSH का लेवल लो है, दैट इंडिकेट ओवर एक्टिव थायराइड और हाइपरथायराइडिज्म. ओके, नेक्स्ट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट. तो मैंने आगे बोला है कि हाइपरथायराइडिज्म में गोइटर में मेनली क्या होता है, तुम्हारा जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो तुम्हारा एंटीबॉडीज जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन TSI रिलीज करता है. तो अगर हमारा बॉडी में TSI का लेवल अगर हाई हो गया या फिर उसका प्रेजेंस देखा गया कोई पर्सन का ब्लड में, तो इसका मतलब क्या है, वो पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज द रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट. तो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट में क्या होता है, अगर तुम्हारा थायराइड ग्लैंड ज़्यादा
एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, बॉडी या फिर तुम्हारा ब्लड का जितना भी आयोडीन प्रेजेंट है ब्लड में सब वो क्या करेगा, ले लेगा, अपना कंज्यूम कर लेगा टू प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन्स। सो सिमिलरली अगर हम लोग ने रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 हम लोग ने ओरली अगर एक पेशेंट को दिया तो देने के बाद हमें पेशेंट को 3 बार 3 टाइम पीरियड में हमें उनको ऑब्जर्व करना है, उसका ब्लड लेवल ऑफ आयोडीन एंड द अपटेक ऑफ आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन बाय द थायराइड ग्लैंड टेस्ट करना है। तो इसमें कब कब हम लोग टेस्ट चेक करेंगे, पेशेंट विल बी चेक्ड आफ्टर 2 आवर्स, 6 आवर्स एंड 24 आवर्स के बाद हमें चेक करना है पेशेंट का जो अपटेक ऑफ आयोडीन बाय द थायराइड ग्लैंड। ओके, सो अगर लो अपटेक हुआ है, अगर तुम्हारा आयोडीन जो रेडियो एक्टिव आयोडीन था वो उसका थायराइड ने बहुत कम अपटेक किया है, लो लेवल में, इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ थायराइडाइटिस। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर हाई लेवल अपटेक किया है थायराइड ग्लैंड ने तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेव्स डिजीज। ओके, नेक्स्ट वन इज द थायराइड स्कैन। सो थायराइड स्कैन मेनली क्या दिखाता है, ये हाउ एंड वेयर आयोडीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन थायराइड, मतलब थायराइड का कौन सा पार्ट में, कौन सा लोब में, कौन सा नोड्यूल में तुम्हारा आयोडीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या फिर कैसे एब्जॉर्ब हुआ है, उसको ही मेनली शो करता है थायराइड स्कैन। तो थायराइड स्कैन से हमें पता चलता है एनी टाइप ऑफ ट्यूमर और एनी टाइप ऑफ कैंसर प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट मेनली थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल है उसको स्टैंडर्ड लेवल या फिर उसका नॉर्मल वैल्यू में लाना ही हमारा मेन गोल होता है। ओके, मैनेजमेंट में। सो इसमें मैनेजमेंट मेनली 3 टाइप्स का होता है, मेडिसिन, सर्जरी एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। सो नंबर 1 इज द मेडिसिन। तो मेडिसिन में हम लोग क्या देते हैं, एंटी थायराइड मेडिसिन। ओके, सो एंटी थायराइड मेडिसिन मेनली हम लोग जब देना स्टार्ट करते हैं उसका विद इन 6 to 12 वीक्स के अंदर ही जो भी सिम्टम्स था हाइपर थायराइडिज्म का वो तुम्हारा इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, पर हमें ट्रीटमेंट एटलीस्ट 1 ईयर हमें कंटिन्यू करना है। तो इसमें क्या क्या आता है, मेडिसिन लाइक प्रोपाइल थायोयूरासिल PTU एंड मेथिमाजोल। ओके, सो जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है ये नॉर्मली तुम्हारा ब्लॉक करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है तुम्हारा थायराइड टिश्यू में और ब्लॉक करता है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय द थायराइड ग्लैंड। अलोंग विद दैट जो PTU है वो एक्स्ट्रा काम क्या करता है, वो तुम्हारा ब्लॉक करता है पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ T4 to T3 hormones. Okay, so this is all about the anti-thyroid medicine. Next is the beta blocker. So beta blocker mainly क्यों दिया जाता है, जो भी symptoms है related to hyperthyroidism उसको क्योर करने के लिए या फिर उसको सप्रेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग देते हैं बीटा ब्लॉकर। ओके, लाइक सिम्टम्स लाइक पैल्पिटेशन, ट्रीमर, नर्वसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ओके, तो क्या क्या मेडिसिन देते हैं बीटा ब्लॉकर में, प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज द रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी अभी एट प्रेजेंट वाइडली यूज हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन मीन्स इट इज़ पॉइजनस आयोडीन। तो ये जब हम लोग बॉडी में इंसर्ट करते हैं आइदर ओरली या फिर थ्रू वेन देने से क्या होता है, जो ओवर एक्टिव थायराइड है वो तुम्हारा जो रेडियो एक्टिव आयोडीन को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा, जब ये कंज्यूम करेगा, थायराइड ग्लैंड जब कंज्यूम करेगा रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो ड्यू टू इस पॉइजनस प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन जो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड का जो टिश्यू है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, सेल्स क्या हो जाता है तुम्हारा, डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, मर जाता है, कील हो जाता है। ठीक है, पर ये कील होने में कुछ टाइम, इवन मंथ और फ्यू वीक्स लग सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी।
Next is the surgery. So surgery mainly most commonly performed is the thyroidectomy. It is the removal of complete thyroid gland. पर अगर थायरॉयडेक्टमी अगर कंप्लीट किया तो इससे क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा था थायराइड ग्लैंड से उसका क्या हो जाता है, सफिशिएंसी नहीं होता है, इनसफिशिएंसी हो जाता है या फिर डिफिशियंसी हो जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए मेनली डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करता है, हार्मोनल थेरेपी। ओके ओके नेक्स्ट तुम्हारा जो हम लोग ने बोला था ग्रेव्स डिजीज से क्या भी होता था, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। तो इसकी वजह से बहुत डॉक्टर्स तुम्हारा आइदर मेडिकेशंस लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी तुम्हारा प्रिस्क्राइब कर सकता है या फिर तुम्हारा सर्जिकल ऑपरेशन या फिर सर्जिकल प्रोसीड्योर के लिए भी बोल सकता है, लाइक तुम्हारा ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी। सो ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी में क्या करते हैं, जो डॉक्टर है वो जो बोन आई बॉल या फिर आई सॉकेट के बीच में जो बोन है, आई सॉकेट एंड द साइनसेस के बिटवीन में जो बोन है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस सर्जरी, अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल रहा तो ये तुम्हारा विजन को इम्प्रूव करता है और जो आई बॉल के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा रूम प्रोवाइड करता है। ओके नेक्स्ट इज द आई मसल सर्जरी। आई मसल सर्जरी में क्या किया जाता है, जो डबल विजन जो मैंने बोला था, इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्रेव्स डिजीज। सो डबल विजन हो रहा था, उसको ट्रीट करने के लिए मेनली जो मसल है उसको काट के तुम्हारा आई बॉल के बैक साइड में अटैच कर देता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, तो जो डबल विजन हो रहा था वो क्योर हो जाता है। दिस इज आई मसल सर्जरी। ओके नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली हमें क्या क्या एसेस करना चाहिए, क्या क्या इंटरवेंशन करना चाहिए, ओके वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेनली हमें जो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म वाला होगा उसको क्लोजली ऑब्जर्वेशन में रखना है और उसका वाइटल साइन एसेस करना है अलोंग विद द ब्लड प्रेशर। सो अगर वाइटल साइन में कोई अनस्टेबिलिटी देखा गया तो इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट मॉनिटर लंग साउंड बिकॉज क्रैकल्स मे इंडिकेट हार्ट फेलियर। ओके नेक्स्ट चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड यूरिन output, okay, and also assess the intake and output to ensure adequate hydration and fluid balance. Okay next is encourage bed rest and keep the patient's room cool, quiet and dark। क्यों कूल रखना है पेशेंट का एनवायरनमेंट, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, हीट इंटॉलरेंस, थोड़ा सा भी गर्मी वो नहीं सह पाएगा, इसलिए कोल्ड रखना है एंड डार्क रखना है। एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड एंड लो सोडियम डाइट, क्योंकि तुम्हारा अगर सोडियम आयोडीन ज़्यादा होगा तो हाइपरथायराइडिज्म और बढ़ जाएगा, सिम्टम्स और बढ़ जाएगा, इसलिए लो सोडियम डाइट करना है। नेवर पैल्पेट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को कभी भी पैल्पेट नहीं करना है इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और ज़्यादा हार्मोन्स सीक्रेट करने लग जाएगा। ओके मॉनिटर weight and bowel function। डायरिया may be lessened with a low fiber diet। तो लो फाइबर डाइट करने से डायरिया तुम्हारा कम हो सकता है। ओके अ हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट विथ 6 meals अ डे। तो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट खाना है, 6 meals अ डे, मतलब फ्रीक्वेंटली खाना है। assess level of anxiety and ability to cope with symptoms। okay along with that you over the counter cream containing hydrocortisone, okay, may help relieve red swollen skin on seams and feet। तो आगे बोला था तुम्हारा ग्रेप्स डर्मोपैथी में क्या होता है, स्किन इफेक्टेड होता है, इसलिए हम लोग क्रीम्स वगैरह ओवर द काउंटर क्रीम्स लाइक कंटेनिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन ये हम लोग यूज़ कर सकते। ओके
नेक्स्ट इज द होम थेरेपी, होम ट्रीटमेंट। होम ट्रीटमेंट में मेनली क्या क्या आएगा, लोअर स्ट्रेस। तो पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन देना है, कोई भी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, इससे क्या हो जाता है, एंजाइटी नर्वसनेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट, अवॉइड कैफीन। तो तुम्हारा आगे बोला था सिगरेट स्मोकिंग या फिर तुम्हारा कैफीन कंटेनिंग फूड्स लाइक तुम्हारा कॉफ़ी वगैरह ये सब नहीं खाना, क्योंकि ये खाने से क्या होता है, तुम्हारा जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाता है, नर्वसनेस, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, ये सब सिम्टम्स वगैरह और ज़्यादा वर्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्विट स्मोकिंग। तो हमें क्या पता चला था कि जो रिस्क फैक्टर है उसमें तुम्हारा क्या भी आता है, सिगरेट स्मोकिंग। सो पेशेंट को बोलना है कि स्मोकिंग जितना हो सके क्विट करना ही अच्छा होगा। सो दिस इज द होम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपोथायरॉयडिज्म सेम लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है, जो थायराइड होता है वो अंडर एक्टिव थायराइड होता है, अंडर एक्टिव थायराइड। और इसमें जो तुम्हारा थायराइड हार्मोन्स जो रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, वो तुम्हारा लो लेवल में सीक्रेट होता है। ओके, सो लो थायराइड हार्मोन लेवल डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज सच एज हार्ट डिजीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो कॉजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म क्या क्या हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मेनली तुम्हारा इसका मेन कॉजेस है ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉशिमोटोस थायरोडाइटिस। ये तुम्हारा एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये मेनली एडल्ट, अगर एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तब ये मेन कॉज हो सकता है। इसमें हमारा बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच इज अगेंस्ट द थायराइड सेल्स। ओके, तो थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड मतलब सफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ओके, next is the subacute thyroiditis. Subacute thyroiditis is the inflammation of the thyroid gland after a viral disease. कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है थायराइड ग्लैंड का, उसको हम लोग बोलते हैं सबएक्यूट थायरोडाइटिस। और इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा एक फेजेस होता है, एक तुम्हारा फेज कंटिन्यू होता है। जैसे तुम्हारा पहले होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, फिर लास्ट में जाके क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मतलब थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो जाता है। सो दिस इज द फेज। और जो ये सबएक्यूट थायरोडाइटिस है वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1 इज द पेनफुल थायरोडाइटिस, जिसको बोलता है सबएक्यूट ग्रैनुलोमैटस। नेक्स्ट इज द सबएक्यूट पेनलेस थायरोडाइटिस, जिसको बोलता है लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस। एंड लास्ट वन इज द पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस, मीन्स आफ्टर डिलीवरी जो थायरोडाइटिस होता है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी। तो ऑफन प्रेगनेंसी के टाइम में भी देखा गया है कि कोई कोई माँ को क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। ओके, इसमें नॉर्मली क्यों होता है, क्योंकि देयर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड। ओके, तो उसकी वजह से मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में भी कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अनट्रीटेड रहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट मे लीड्स टू मिसकैरेज। ओके, रिस्क ऑफ मिसकैरेज, प्री मैच्योर डिलीवरी, मतलब बिफोर 9 months ही डिलीवर हो जाता है बच्चा। एंड नेक्स्ट इज प्री एक्लेम्शिया, मीन्स द हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट इज प्रीवियस थायराइड थेरेपी। तो अगर कोई पर्सन ने आगे कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट किया था, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड किया था, या फिर ट्रीटमेंट विथ रेडियोएक्टिव आयोडीन किया था, तो इसकी वजह से भी बाद में जाके हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज drug induced hypothyroidism. Some certain drugs like lithium, propylthiouracil
अमायोडारोन और कोडारोन, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 2, ये सब ड्रग भी तुम्हारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकता है, ओके, एज अ कॉम्प्लिकेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिजीज। अगर तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस में कोई टाइप ऑफ ट्यूमर, एडिनोमा या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह हुआ, तो इसकी वजह से भी तुम्हारा हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू पिट्यूटरी कॉजेस या फिर पिट्यूटरी डिजीज की वजह से होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, ओके। पर अगर तुम्हारा हाइपोथायराइडिज्म कॉज हुआ ड्यू टू हाइपोथैलेमिक डिजीज, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म, ओके। नेक्स्ट इज द आयोडीन डिफिशियंसी। सो आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट इज द कंजेनिटल डिजीज। सो कंजेनिटल डिजीज मतलब जो बच्चा तुम्हारा बर्थ के टाइम से भी या फिर बर्थ के आगे से ही हाइपोथायराइडिज्म लेके आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द रेडिएशन थेरेपी। तो एनी टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी गिवन ऑन द हेड, नेक ड्यू टू इन ऑर्डर टू ट्रीट द कैंसर, दिस ऑल्सो लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि ये कभी कभी तुम्हारा थायराइड ग्लैंड को भी डैमेज कर सकता है रेडिएशन, ओके। नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड सेकेंडरी और टर्सरी। सो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कैसे होता है? जब तुम्हारा थायराइड ग्लैंड तुम्हारा इनफ थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर सकता है, तब हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ओके। पर उसमें क्या होगा, जो TSH है मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो तुम्हारा मेनली थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन में हेल्प करता है, उसका लेवल नॉर्मली रहता है, पर थायराइड हार्मोन का लेवल लो हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कब होता है? अगर तुम्हारा TSH का लेवल लो हो गया या फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल लो हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारा ये दोनों हार्मोन TRH एंड TSH तुम्हारा थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन रिलीज करने में स्टिमुलेट नहीं कर पाया, तब हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, ओके। तो नॉर्मली अगर हाइपोथायराइडिज्म चिल्ड्रेन में हुआ या फिर इन्फेंट में हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिनिज्म। एंड अगर हाइपोथायराइडिज्म तुम्हारा एडल्ट में हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिलिमा, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट एंड इन इन्फेंट और चिल्ड्रेन, ओके। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। सो हाइपोथायराइडिज्म का मेनली फीचर्स क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू diminished metabolism and also diminished metabolism in the body, okay। तो मेनली क्या क्या सिम्टम होता है? कॉमन सिम्टम लाइक जेनरल सिम्टम क्या होता है तुम्हारा? फैटिक, स्लगिनेस, वेट गेन, इंटॉलरेंस टू कोल्ड। तो हमें क्या मिला? जो हाइपरथायराइडिज्म था उसमें क्या हुआ था? इंटॉलरेंस टू हॉट या फिर हीट इंटॉलरेंस, पर इसमें क्या था? cold intolerance, okay, and this is due to diminished metabolism in the body, okay. नेक्स्ट इज द स्किन। स्किन में क्या होता है तुम्हारा? डिक्रीज स्वेटिंग एंड स्किन बिकम्स पेल, ड्राई एंड थिक। along with that hair may become coarse or thin, eyebrows may disappear and nails may become brittle, मतलब easily breakable, नो मतलब नेल्स इतना तुम्हारा कच्चा हो जाता है। आइज तुम्हारा क्या होता है? प्रोट्रूशन हो जाता है, एक्टोप्थैल्मस होता है, अपीयरेंस ऑफ स्टारिंग एंड इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। एंड नेक्स्ट इज द कार्डियोवास्कुलर में क्या हो जाता है? ये मेनली हाइपोथायराइडिज्म में हार्ट रेट कम हो जाता है, स्लोज द हार्ट रेट एंड वीकन्स द हार्ट कंट्रैक्शन, डिक्रीजिंग इट्स ओवरऑल फंक्शन, ओके। इसकी वजह से क्या होता है? फैटिक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ओके। अलॉन्ग विद दैट तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है एंड ऑल्सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी
बढ़ जाता है, रेस्ट हो जाता है। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी सेम, रेस्पिरेटरी मसल्स तुम्हारा वीक हो जाता है, लंग्स फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिक्रीज्ड एबिलिटी टू एक्सरसाइज। अलोंग विद दैट तुम्हारा टंग का स्वेलिंग होता है, हॉर्स वॉइस होता है एंड स्लीप एपनिया। ओके, दैट इज द एब्सेंस ऑफ ब्रीथ और ड्यूरिंग द स्लीप। स्लीप एपनिया मीन्स द एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा जीआई सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी तुम्हारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, गैस्ट्रिक एक्टिविटी वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज्ड एपेटाइट, वेट गेन एंड इंक्रीज सीरम लिपिड लेवल। ओके, एंड नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में वो इरेगुलर हो जाता है, इनफ्रीक्वेंट हो जाता है, कभी वेरी फ्रीक्वेंट हो जाता है, अलोंग विद दैट हेवी फ्लो होता है। ओके, अलोंग विद दैट अगर तुम्हारा कोई मदर प्रेग्नेंट मदर है तो उसमें क्या होता है, इन रिस्क ऑफ मिसकैरेज, जो आगे मैंने बोला मिसकैरेज होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, एक्सेट्रा। ओके, and next is the myxedema coma. myxedema coma is the severe hypothyroidism. इसमें मेनली क्या होता है तुम्हारा, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। कभी कभी अगर myxedema coma को इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया तो इससे तुम्हारा डेथ भी हो सकता है। ओके, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइपोथर्मिया, मतलब इतना तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर एकदम ही लो हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट myxedema coma. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस मेनली सेम, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, अलोंग विद दैट फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब साइन एंड सिम्टम हमें मिलेगा। अलोंग विद दैट तुम्हारा डायग्नोसिस करने के लिए क्या करता है, ब्लड टेस्ट, जिसमें तुम्हारा TSH का लेवल हाई रहेगा एंड T3 T4 का लेवल क्या रहेगा, लो रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एंटी थायराइड माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। ओके, जिसमें क्या आता है, एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंड एंटी थायरोग्लोब्यूलिन ऑटो एंटीबॉडीज, ये दो अगर तुम्हारा ब्लड में प्रेजेंट रहा तो इसका मतलब भी तुम्हारा ये क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा डायरेक्टली तुम्हारा किसको अटैक करता है, थायराइड सेल्स को अटैक करता है। ओके, नेक्स्ट इसके साथ हम लोग चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं फॉर द चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट तुम्हारा MRI ऑफ द ब्रेन to detect any kind of abnormality in the pituitary and the hypothalamus. Okay, and thyroid scan कर सकते हैं and रेडियो आयोडीन टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ईयर कम्स फर्स्ट इज द थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम लोग क्या देते हैं, डेली डोज ऑफ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लेवोथायरोक्सिन सोडियम। ओके, ये तुम्हारा डेली डोज होता है एंड इट इज़ गिवन ओरली एंड ओके, यही तुम्हारा मेन मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग हाइपोथायराइडिज्म और ये तुम्हारा लाइफ टाइम उसको खाना है। ओके, नेक्स्ट इज इफ myxedema coma occurs, तो इसके लिए क्या देना है, इंट्रावेनस थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट एंड स्टेरॉइड मेडिसिन, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। ओके, myxedema कोमा में अलोंग विद दैट क्या, ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड इंटेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है फॉर द myxedema कोमा पेशेंट। ओके, नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले आता है असेसमेंट। सो असेसमेंट में हमें पेशेंट का वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, हमें ये सब उससे एसेस करना है। ओके, अलोंग विद दैट तुम्हारा प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट, ये सब। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, पेशेंट विथ हाइपोथायराइडिज्म हम लोग क्या केयर देंगे उन लोगों को, असिस्ट पेशेंट विथ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, क्योंकि उनका एनर्जी लो हो जाता है, फैटिक फील करता है वो लोग। ओके, टायर्ड फील करता है, इसीलिए उनका जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें हमें असिस्ट करना है, हेल्प करना है। ओके, एंड नेक्स्ट इज
avoid discourage use of external heat source, तो external heating pad, warming blanket, electric blanket, ये सब यूज़ करना मना करना है, क्योंकि ये करने से क्या होता है, तुम्हारा वैसोपेरिफेरल वैसोडाइलेशन होता है एंड इट मे लीड्स टू वैस्कुलर कोलैप्स. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा मॉनिटर वाइटल साइन एंड कोऑग्निटिव लेवल to detect any deterioration of the physical and mental status, along with that sign and symptom indicating that the treatment has resulted in metabolic rate exceeding the cardiovascular and pulmonary system. तो हमें टाइम टू टाइम उनका वाइटल साइन मॉनिटर करना है, उनका कोऑग्निटिव लेवल चेक करना है. ओके, फॉर चेकिंग देयर कॉन्शियसनेस, मेमोरी, मेंटल स्टेटस एक्सेट्रा. ओके, and maintain patient airway, administering oxygen. Okay, and intravenous fluid भी देना है for the patient with myxedema coma. Further focus on promoting physical comfort. physical comfort देना है. patient mainly तुम्हारा क्या होता है, intolerance to cold, तो उनको warm रखना है, comfortable रखना है. ओके, एंड ऑल्सो मॉनिटर बाउल फंक्शन. तो बाउल में मेनली क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इसीलिए तुम्हारा हाई फाइबर फूड खाने के लिए बोलना है. डेली 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने के लिए बोलना है. सो अलोंग विद दैट एक्सरसाइज, हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह करने के लिए बोलना है. तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा एंड बाउल फंक्शन कुछ हद तक तुम्हारा क्योर हो जाएगा या फिर कंट्रोल में आ जाएगा. ओके, अलोंग विद दैट monitor intake output and daily weight, also provide emotional support. So this patient hypothyroidism जिसको होता है उनका मूड स्विंग होता है. ओके, मूड तुम्हारा चेंजेस होता है, इरिटेबल हो जाता है, कभी कभी बहुत ही सैड रहता है, पैनिक, एंजाइटी, ये सब रहता है. तो इसीलिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट. ओके, is the thyroid cancer. So thyroid cancer occurs in all age group. ये जो भी एज मिलता है, बड़ा छोटा सबको होता है, पर स्पेशली 30 years अबव में ज़्यादा चांसेस रहता है. ओके, सो मेनली इसमें क्या होता है, थायराइड कैंसर में जो थायराइड सेल्स है वो तुम्हारा चेंज हो जाता है, अनकंट्रोलेबली ग्रो होता है एंड क्या फॉर्म करता है, ट्यूमर फॉर्म करता है. ओके, एंड दिस ट्यूमर इज नोन एज नोड्यूल्स एंड 90% ऑफ द थायराइड नोड्यूल्स आर बिनाइन. तो मेनली 90% तुम्हारा बिनाइन रहता है, 10% रिमेन्स कैंसरस. ओके, सो टाइप्स ऑफ थायराइड कैंसर. तो थायराइड कैंसर मेनली 5 टाइप्स होता है. नंबर 1 इज द पैपिलरी थायराइड कैंसर. So papillary thyroid cancer mainly originates from the follicular cells. तो हमें पता है थायराइड ग्लैंड में 2 सेल्स होता है, एक फॉलिकुलर सेल्स जहाँ से T3 T4 रिलीज होता है और एक होता है C सेल्स जहाँ से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है. सो मेनली पैपिलरी थायराइड कैंसर इस स्टार्ट्स और डेवलप फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल, और ये इसका ग्रोथ क्या होता है, बहुत स्लो होता है, स्लोली ग्रो होता है, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर. ओके, और ये तुम्हारा मेनली एक 1 लोब को ही इफेक्ट करता है या फिर तुम्हारा बोथ लोब को इफेक्ट करता है, और इसका जो सेल्स होता है वो बहुत ही वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है. दैट मीन्स द ट्यूमर सेल्स लुक सिमिलर टू द नॉर्मल थायराइड टिश्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप. मतलब थायराइड का टिश्यू और ट्यूमर का टिश्यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, इतना तुम्हारा सिमिलैरिटी होता है अमोंग देम. ओके, नेक्स्ट इज द फॉलिकुलर थायराइड cancer. So follicular thyroid cancer also develops from the follicular cells, पर इसका भी ग्रोथ बहुत स्लो होता है, और ये भी तुम्हारा सेम डिफ्रेंशिएटेड, इट इज डिफ्रेंशिएटेड थायराइड कैंसर, पर ये बहुत लेस कॉमन होता है, लेस कॉमन देन द पैपिलरी थायराइड कैंसर. पैपिलरी थायराइड कैंसर क्या था, ये तुम्हारा मोस्ट कॉमन था, पर ये जो फॉलिकुलर थायराइड कैंसर है ये तुम्हारा लेस कॉमन होता है कंपेयर टू पैपिलरी थायराइड कैंसर. ओके, एंड जो पैपिलरी थायराइड कैंसर एंड फॉलिकुलर थायराइड कैंसर दोनों ही मिलकर कितना तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूट करता है, 80 to 90% ऑफ
थायराइड कैंसर्स। ओके, तो मोस्ट कॉमनली यही दो होता है। नेक्स्ट इज द मेडुलरी थायराइड कैंसर MTC, and it develops from the C cell that is the calcitonin producing cell। और ये तुम्हारा कभी कभी जेनेटिक सिंड्रोम के साथ भी रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया टाइप 2। इसके बारे में मैंने आगे ही तुम लोगों को बोल दिया है, दैट इज MEN2। ओके, और ये ट्यूमर बहुत ही छोटा होता है, वेरी लिटल, और इसका सिमिलरिटी तुम्हारा नॉर्मल टिश्यू के साथ, मतलब नॉर्मल थायराइड टिश्यू के साथ कुछ हद तक मिलता है। ओके, एंड इट अकाउंट्स फॉर 5 to 10% ऑफ थायराइड कैंसर। ओके, नेक्स्ट इज द anaplastic thyroid cancer। anaplastic thyroid cancer is the most rare। ये तुम्हारा 2% ऑफ थायराइड कैंसर कॉन्स्टिट्यूट करता है। पर ये कैसा होता है, एक बार तुम्हारा निकल गया, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होता है, फास्ट ग्रोइंग, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर। ओके, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर या फिर बिनाइन ट्यूमर से स्टार्ट होता है, जो तुम्हारा डेवलप हो जाता है इनटू अ पुअरली डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर। ओके, एंड इट इज मेनली सबटाइप्ड इनटू जाइंट सेल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग जाइंट सेल ट्यूमर बोलते हैं, थायराइड ट्यूमर, उसके अंडर में भी इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द थायराइड लिम्फोमा। तो थायराइड लिम्फोमा मेनली बिगिन्स इन द इम्यून सिस्टम सेल्स इन द थायराइड, मतलब जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है या फिर इम्यून सिस्टम के साथ लिंक वाला जो सेल्स होता है थायराइड में, उससे ये तुम्हारा लिम्फोमा स्टार्ट होता है। और ये भी बहुत रेयर होता है और मोस्टली ऑकर होता है इन एडल्ट अबव 70 years ऑफ एज। ओके, नेक्स्ट इज द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ थायराइड कैंसर। सो जो थायराइड कैंसर है उसका तुम्हारा कॉजेस मेनली अननोन, हम लोग मतलब एग्जैक्ट कॉज किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे रिस्क फैक्टर डिस्कस करेंगे, लाइक बीइंग फीमेल। तो फीमेल्स में तुम्हारा 3 times मोर फ्रीक्वेंट होता है कंपेयर टू मैन। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा एज मेनली अबव 40 years ऑफ एज में ज़्यादा देखा गया है थायराइड कैंसर। रेस तुम्हारा बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो पीपल है लाइकली इफेक्टेड रहता है तुम्हारा अमेरिकन्स कंपेयर टू अफ्रीकन अमेरिकन्स। ओके, नेक्स्ट इज नो इनफ आयोडीन इन द डाइट इज ऑल्सो वन रिस्क फैक्टर। एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, तो अगर कोई पीपल का तुम्हारा हेड नेक कैंसर हुआ है तो उसका रेडिएशन चल रहा है, तो उन लोगों में भी तुम्हारा थायराइड कैंसर होने का चांस रहता है। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ गोइटर। Okay, and last one is the certain inherited genetic syndromes। तो कोई जेनेटिकली इनहेरिटेड अगर कोई सिंड्रोम वगैरह रहा, जैसे तुम्हारा फैमिलियल मेडुलरी थायराइड कैंसर अगर था फैमिली में, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया एंड फैमिलियर एडिनोमेटस पोलिपोसिस, अगर ये सब तुम्हारा सिंड्रोम इनहेरिटेड सिंड्रोम है तो इससे भी तुम्हारा क्या हो सकता है, थायराइड कैंसर होने का चांस रहता है। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली क्या आएगा, ओके, नंबर 1 is a lump or nodule in front of the neck near the Adam's apple। तो Adam's apple हमें पता है, it is the projection of the thyroid cartilage in front of the larynx, जो तुम्हारा most prominent होता है in case of men। तो इसके पास में क्या होगा, तुम्हारा lump और nodule। ओके, नेक्स्ट hoarseness और difficulty speaking, जिसको बोलता है dysphagia in a normal voice। swollen lymph nodes especially in the neck, difficulty swallowing or breathing, pain in the throat or neck, a cough that persists and is not caused by a cold,
bone pain, especially when metastases develop in the skeleton. So these are the clinical manifestation of thyroid cancer. Okay, now next is the diagnostic evaluation. So diagnosis में mainly क्या कहते हैं, पहले फैमिली मतलब मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म बाय द डॉक्टर्स. ओके, फिर भी ये तुम्हारा डायग्नोसिस को तुम्हारा मेनली कंफर्म करने के लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी. ओके, बायोप्सी करता है या फिर सर्जिकल बायोप्सी करते हैं ऑफ द नोड्यूल. इससे ही पता चलता है आइदर द सेल इज कैंसरस और नॉन कैंसरस. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्या करता है, डॉक्टर्स में सजेस्ट ब्लड टेस्ट. तो ब्लड टेस्ट में अगर तुम्हारा टू हाई टू लो थायराइड हार्मोन और TSH तुम्हारा है ब्लड में, तो इससे भी तुम्हारा क्या सजेस्ट हो सकता है, आइदर थायराइड कैंसर. ओके, नेक्स्ट इज द अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक. तो अल्ट्रासाउंड करके भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लोकल कैंसर. ओके, दैट मीन स्प्रेडिंग टू द लिम्फ नोड्स एंड ब्लड वेसल. अलोंग विद दैट न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग ऑफ द थायराइड विथ रेडियोएक्टिव आयोडीन स्कैनिंग भी हम लोग करके हमें पता चलेगा कि कहाँ पे तुम्हारा कौन सा जगह में हाउ एंड वेयर द आयोडीन इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थायराइड ग्लैंड. ओके, तो जो पार्ट थायराइड ग्लैंड का जो पार्ट तुम्हारा वो नहीं लेता है, आयोडीन नहीं लेता है, वो तुम्हारा हम लोग जस्ट बोल सकते हैं उसको कैंसरस हो सकता है वो पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज द CT. ओके, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑफ द नेक टू आउटलाइन द एक्सटेंट ऑफ द थायराइड ट्यूमर. थायराइड ट्यूमर कितना बड़ा है, ओके, कहाँ पे उसका एक्सटेंशन हुआ है, लाइक लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल, कहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इज द एक्सरे. तो इमेजिंग टेस्ट मेनली करता है. ओके, नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ कैंसर. सो कैंसर का स्टेज मेनली होता है हमारा यहाँ पे. ओके, दैट इज 1 to 4C. तो स्टेज 1 को हम लोग बोलते हैं T1. इसमें मेनली जो ट्यूमर होता है वो स्मॉल रहता है और ये लिम्फ नोड्स में भी नहीं जाता है, मेटास्टेसिस भी नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं T1. ओके, N0 M0. नेक्स्ट इज स्टेज 2. स्टेज 2 में क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो नॉन इन्वेसिव भी रहता है पर क्या होता है यूजुअली लार्ज, इसलिए हम लोग बोलते हैं T2. पर इसमें भी सेम, नो नोड्यूल्स इन्वॉल्वमेंट, नो मेटास्टेसिस. ओके, नेक्स्ट इज द स्टेज 3. इसमें क्या होता है, ट्यूमर इज लार्जर देन 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग ओके T3 बोलते हैं. और इसमें भी सेम, नो नोड्यूल्स इन्वॉल्वमेंट, नो मेटास्टेसिस. ये एक कंडीशन हो सकता है, या फिर तुम्हारा जो ट्यूमर तुम्हारा 1 to 3 हो सकता है, मतलब ट्यूमर 1, ट्यूमर 2, ट्यूमर 3 तक हो सकता है. उसके साथ जो तुम्हारा लिम्फ नोड्स है उसका तुम्हारा सेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स इज इन्वॉल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं N1A. एंड मेटास्टेसिस अभी तक नहीं हुआ है. ओके, नो मेटास्टेसिस. सो दिस इज स्टेज 3. स्टेज 4 क्या होता है, इसमें तुम्हारा जो ट्यूमर होता है वो तुम्हारा नियर बाय स्ट्रक्चर, पास का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्प्रेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं T4A. ओके, और इसमें लिम्फ नोड्स भी तुम्हारा इन्वॉल्व होता है फ्रॉम 0 to A. ओके, मतलब कोई लिम्फ नोड्स, मतलब सब नहीं, कोई पास का लिम्फ नोड्स तुम्हारा इन्वॉल्व रहता है. ओके, बट मेटास्टेसिस अभी तक नहीं हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन स्टेज 4A में क्या हो सकता है, ट्यूमर 1 to 3, T1, T2, T3 जो भी हो सकता है, उसके साथ जो लिम्फ नोड्स है उसका सेंट्रल कंपार्टमेंट से भी बाहर निकल जाता है ट्यूमर, मतलब स्प्रेड हो जाता है बियॉन्ड द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं N1B. पर अभी तक मेटास्टेसिस नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज द स्टेज 4B. सो स्टेज 4B में क्या होता है, इसमें मेनली ट्यूमर तुम्हारा स्प्रेड होता है बियॉन्ड द नियर बाय स्ट्रक्चर. तो दूर का स्ट्रक्चर को भी वो चला जाता है, उतना दूर नहीं,
मतलब थोड़ा दूर चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं T4B। ओके, पर इसमें तुम्हारा लिम्फ नोड्स कुछ भी हो सकता है, मतलब लिम्फ नोड कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं N02A। एंड पर अभी तक मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। ओके, दिस इज स्टेज 4B। एंड द लास्ट वन इज द स्टेज 4C। इसमें क्या होता है, ट्यूमर कोई भी हो सकता है, T1 to T4। लिम्फ नोड्स जितना भी इन्वॉल्व हो सकता है, NA to B, मतलब तुम्हारा सेंट्रल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल कंपार्टमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, जितना भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकता है, मोर देन 1-2 ओके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होता है। अलोंग विद दैट देयर इज एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस, मतलब तुम्हारा दूसरा बॉडी पार्ट जैसे तुम्हारा स्केलेटन, लंग्स, ओके, ब्रेन, हार्ट, GI सिस्टम, जेनिटोयूरिनरी सिस्टम, यहाँ पर भी तुम्हारा कैंसर मेटास्टेसिस हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 4C एंड इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, थायराइड कैंसर। ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट मेनली हम लोग कैसे करते हैं, इसमें आता है नंबर 1 इज़ द सर्जरी। तो अगर थायराइड कैंसर कंफर्म हुआ तो मेनली सर्जरी इज़ द ऑप्शन। तो सर्जरी में क्या करते हैं हम लोग, टोटल थायरोइडेक्टॉमी, इसमें एंटायर थायराइड ग्लैंड को हम लोग रिमूव कर देते हैं, या फिर नियर टोटल और सब टोटल थायरोइडेक्टॉमी करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ पार्ट हम लोग थायराइड ग्लैंड का रख देते हैं और बाकी सब रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट हो सकता है तुम्हारा लोबेक्टॉमी, जिसमें हम लोग जो लोब में कैंसरस सेल है वो लोब रिमूव कर देते हैं, उसको बोलता है लोबेक्टॉमी। Next is the hormone therapy. So hormone therapy mainly patient who are treated for papillary, follicular and medullary थायराइड कैंसर बाय सर्जरी रिक्वायर्ड हार्मोन थेरेपी। क्योंकि क्या होता है, थायराइडेक्टमी करने के बाद तो कोई थायराइड ग्लैंड नहीं है एक पर्सन के अंदर ना, तो वो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा था T3 T4 उसको तो रिप्लेस करना है, इसलिए हमें क्या देना है, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, इसमें मेनली हम लोग क्या देते हैं, आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन दैट इज लेवोथायरोक्सिन सोडियम, और ये तुम्हारा डेली डोज रहता है और ये तुम्हारा लाइफ टाइम चलता है। ओके, नेक्स्ट इज द रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी। तो रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी में क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन जो मैंने आगे भी हाइपरथायराइडिज्म में डिस्कस किया था, ओरली या फिर इंट्रावेनसली देकर तुम्हारा ब्लड में चला गया, तो ब्लड से तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है वो तुम्हारा कंज्यूम कर लेता है वो रेडियोएक्टिव आयोडीन। तो इससे क्या होता है, जो थायराइड जो कैंसरस सेल है वो कैंसरस सेल अलोंग विद द नॉर्मल सेल तुम्हारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा रेडियोएक्टिव आयोडीन क्या है, पॉइजनस। सो आगे मैंने डिस्कस किया था। सो ये तुम्हारा आफ्टर सर्जरी अगर कोई तुम्हारा कैंसरस सेल रह गया हो तब तुम्हारा ये मेनली करता है। ओके, रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जो एक्सटर्नली तुम्हारा रेडिएशन देते हैं। ओके, रेडिएशन देके वो कैंसर सेल्स को मारते हैं इन द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज द केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी विद द यूज ऑफ मेडिसिन्स, मेनली कैंसर को ट्रीट करने का कोशिश किया जाता है। ओके, इसमें ओके ये सब तो डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। सो नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट इज द असेसमेंट। ओके, तो असेसमेंट में हमें पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना है, उसका साइन एंड सिम्टम चेक करना है। ओके, उसका वाइटल साइन एवरीथिंग एवरी साइन एंड सिम्टम हमें उनका देखना है, along with that presenting complaints, family history, every thing we collect in the assessment part. Next is the management. तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली क्या आता है, हमें क्या करना है, उनका जो वाइटल साइन है उस मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल साइन इज द मस्ट। along with that पेशेंट का तुम्हारा अगर पेशेंट का तुम्हारा सर्जरी हुआ है, थायराइडेक्टमी हुआ है, तो उनका जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट है उसके बारे में भी हमें ख्याल रखना है। ओके, सो डेली डोज प्रोवाइड करना है लेवोथायरोक्सिन सोडियम। सो नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो सकता है, पेशेंट का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। ओके, सो लाइक
तुम्हारा पेशेंट का तुम्हारा रेस्टलेसनेस, तुम्हारा डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो सकता है। तो इसके लिए हमारा पेशेंट का बेड का हेड एंड को एलिवेट करके रखना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है। ओके, अलोंग विद दैट फ्लूइड इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है ऑब्वियसली। ऑल्सो पेशेंट को रिपोजिशनिंग करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना है, कॉफिंग एक्सरसाइज। ओके, so these are all the nursing management. So I think I don't need to discuss about all this nursing management, क्योंकि ये तो तुम लोग ने फर्स्ट ईयर मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट मोटा मोटी डिस्कस हो चुका है। ओके, सो फर्दर इफ यू वांट टू नो मोर, सो आई विल प्रोवाइड द नोट्स और फोटो ऑफ दिस बुक, तो तुम लोग बहुत कुछ जान सकते हो या फिर एक्स्ट्रा डिटेल तुम लोग ले सकते हो। ओके, we are going to talk about hyperparathyroidism and hypoparathyroidism. Okay, so hyperparathyroidism is the excessive production of parathyroid hormone PTH by the parathyroid gland. Okay, there will be excessive production of PTH hormone by the parathyroid gland, and this parathyroid hormone mainly controls the level of calcium, vitamin D and phosphorus level in the blood and bone. So there is mainly two types of hyperparathyroidism. Number one is the primary. Okay, so primary hyperparathyroidism is caused by enlargement of one or more or of the parathyroid glands. So we know that parathyroid gland is 4 in number. So out of 4, any one or more more than one parathyroid gland if gets enlarged, अगर वो फूल गया, स्वेलिंग हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कैल्शियम ज़्यादा ज़्यादा सिक्रीट होगा, ज़्यादा ज़्यादा रिलीज होगा, कैल्शियम नहीं, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच ज़्यादा ज़्यादा रिलीज करेगा जो इनलास्ट हुआ पार्ट। ओके, सो दिस इज नोन एज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके ओके, नेक्स्ट इज द सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम का लेवल तुम्हारा राइज मतलब लो हो जाता है तुम्हारा बॉडी में या फिर ब्लड में। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक्स्ट्रा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो पीटीएच है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ओके, इन द ब्लड, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। एंड इसके बाद और एक होता है जो है टर्शरी। तो टर्शरी में क्या होता है, तुम्हारा इसमें कैल्शियम लेवल नॉर्मल होने के बाद भी, कैल्शियम लेवल ब्लड में नॉर्मल होने के बाद भी तुम्हारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच रिलीज करता ही रहता है। तो तब हम लोग बोलते हैं टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो कॉजेस मेनली अननोन है। ओके, तो कैसे ऑकर होता है वो किसी को भी पता नहीं, पर ये तुम्हारा हेरिडिटरी हो सकता है एंड मोस्टली फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स। ओके, स्पेशली दोज वुमेन जो तुम्हारा मेनोपॉज पार कर चुका है, गॉन थ्रू मेनोपॉज। ओके, along with that people who have deficiency of vitamin D, अगर किसी का विटामिन डी डिफिशिएंसी हुआ तो उसमें भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखा जा सकता है, क्योंकि विटामिन डी तुम्हारा मेनली क्या करता है, तुम्हारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसीलिए तुम्हारा विटामिन डिफिशिएंसी इज ऑल्सो अ रिस्क। ओके, ऑल्सो पीपल हु आर टेकिंग लिथियम, मतलब सर्टन तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए लिथियम ड्रग अगर कोई खा रहा है तो इसकी वजह से भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। ओके,
नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी मेनली क्या होता है, हमें क्या है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, वो मेनली कैल्शियम लेवल तुम्हारा उसका मेंटेन करता है। वो कैसे करता है, तुम्हारा कैल्शियम मेनली स्टोर होता है बोन में, तो वहाँ से बोन से रिलीज करता है कैल्शियम को, और कैल्शियम तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसको फर्दर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे करवाता है, इंटेस्टाइन गट वगैरह में। ओके, सो इंटेस्टाइन गट में मेनली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाता है पीटीएच। तो यहाँ पे कैल्शियम का मेनली इसका क्या फंक्शन है, ये तुम्हारा बॉडी फंक्शन जैसे बोन फॉर्मेशन, हार्मोन रिलीज, मसल कंट्रैक्शन, नर्व एंड ब्रेन फंक्शन में मेनली कैल्शियम ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो तुम्हारा मेनली अगर तुम्हारा पीटीएच हार्मोन पीटीएच ज़्यादा रिलीज हुआ, कैल्शियम का जो रेगुलेशन हो रहा था, कैल्शियम बोन से रिलीज हो रहा था, ब्लड स्ट्रीम में आ रहा था, वहाँ से तुम्हारा गट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा था, फिर वो जाके किडनी में जाके फिल्ट्रेशन के थ्रू तुम्हारा यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा था। तो ये तो जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, वो तुम्हारा मेनली डिसरप्टेड होता है जब तुम्हारा पीटीएच ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कैल्शियम लेवल है ब्लड में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा कैल्शियम ज़्यादा होने से, टू मच कैल्शियम इन ब्लड होने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर ऑकर होगा, और उसके साथ तुम्हारा किडनी स्टोन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि तुम्हारा एक्सेसिव कैल्शियम कहाँ जाके एक्यूमुलेट होता है, तुम्हारा किडनी वगैरह में भी होगा, नेफ्रॉन्स में होगा, तो वहाँ पे वो क्या कैल्शिफाई होके क्या फॉर्म करेगा, किडनी स्टोन्स। ओके, और अलोंग विद दैट ज़्यादा कैल्शियम किडनी में स्टोर होने से क्या होगा, पेशेंट फील्स थर्स्टी एंड उसका जो यूरिनेशन का जो टेंडेंसी होता है, नीड जो अर्जेंसी होता है, वो भी बढ़ जाता है। ओके, दिस इज द मेन पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली क्या होता है, 4 टाइप्स होता है, मोन्स, स्टोन्स, ग्रॉन्स एंड बोन्स। ओके, तो मोन्स में मेनली जीआई सिस्टम रिलेटेड होता है, इसमें कंस्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज्ड एपेटाइट, फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न, एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज। एंड स्टोन्स में क्या होगा, किडनी रिलेटेड, इसमें किडनी स्टोन्स, फ्लैंक पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। एंड ग्रॉन्स में क्या होता है, इसमें साइकोलॉजिकल कंडीशन होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी चेंजेस, कन्फ्यूजन, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस एंड डिप्रेशन। एंड बोन्स में क्या होता है, बोन्स एक एंड पेन्स, फ्रेजाइल बोन्स, क्योंकि बोन्स से क्या हो रहा है, कैल्शियम ज़्यादा तुम्हारा रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो बोन्स में तो कैल्शियम स्टोर नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ऑस्टियोपोरोसिस होगा और इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा बोन। ओके, एंड कर्विंग ऑफ द स्पाइन एंड लॉस ऑफ हाइट। ओके, सो दिस इज द क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। तो मेनली फॉर डायग्नोसिस क्या करता है, ब्लड टेस्ट करता है। ओके, ब्लड टेस्ट में अगर हमें मिला हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल हाई है, लो लेवल ऑफ फॉस्फोरस एंड हाई लेवल ऑफ पीटीएच, अगर ये मिला तो ये कंफर्म है कि उसका क्या है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। ओके, तो अलोंग विद दैट क्या करते हैं, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन टेस्ट भी करता है, इसमें भी कैल्शियम कितना तुम्हारा बॉडी से रिमूव हो रहा है उसको देखने के लिए मेनली करता है। अलोंग विद दैट एक्सरे, ओके, एक्सरे, बोन मिनरल डेंसिटी, ये सब टेस्ट क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट द बोन लॉस, फ्रैक्चर और बोन सॉफ्टनिंग। एलोंग उसके साथ तुम्हारा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन करते हैं ऑफ द किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक टू सी द कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम डिपॉजिट है या नहीं किडनी में, यूरिनरी ट्रैक में, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन।
नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में मेनली अगर पेशेंट का माइल्ड सिम्टम है उसमें कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। अगर कैल्शियम का लेवल उतना भी हाई नहीं है, जस्ट उसमें टाइम टू टाइम रेगुलर क्या करना है, चेकअप करना है। ओके ओके अलोंग विद दैट अगर माइल्ड केसेस है, इसमें हम लोग थायराइड्स इस अ ग्रुप ऑफ डायबिटिक्स। ओके सो डायबिटिक मेडिकेशन हम लोग थायराइड दे सकते हैं, या फिर तुम्हारा कैल्सीमीमेटिक्स भी दे सकता है, जो तुम्हारा पीटीएच हार्मोन को उसका एक्शन को ब्लॉक करता है। ओके ओके उसके साथ अगर वुमेन का मेनोपॉज हुआ है, कोई लेडी का मेनोपॉज हुआ है, तो उसके लिए तो हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। ओके एंड ऑल्सो बिसफॉस्फोनेट इज ऑल्सो prevent the loss of calcium from the bone and may lessen osteoporosis caused by hyperparathyroidism। तो बिसफॉस्फेट्स दे सकते हैं, फॉस्फोनेट्स दे सकते हैं। अगर तुम्हारा सिम्टम्स बहुत ही सीवियर है तब हम लोग सर्जरी इंडिकेट कर सकते हैं, सर्जरी ऑफ द रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके तो इसके साथ अलोंग विद दैट डाइट में क्या होगा, तुम्हारा कैल्शियम लेवल क्या रखना है, 1200 mg डेली से कम करना है, मतलब 1200 mg से भी कम कैल्शियम इनटेक करना है। एंड विटामिन डी कितना करना है, 600 इंटरनेशनल यूनिट से कम करना है विटामिन डी का इनटेक। अलोंग विद दैट पेशेंट इज आस्क्ड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो स्मोकिंग नहीं करना है, ये पेशेंट को अवॉइड स्मोकिंग पेशेंट को बोलना है। ओके नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट में सेम, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे सीरम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम लेवल हम लोग चेक करेंगे टाइम टू टाइम। एंड अलोंग विद दैट पेशेंट को हम लोग मेनली एडवाइस कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर खाने के लिए, ताकि किडनी स्टोन को अवॉइड किया जा सके, नो स्मोकिंग। ओके एंड ऑल्सो रेगुलर एक्सरसाइज टू मेक द बोन मोर स्ट्रॉन्ग, and also instruct the patient to avoid calcium raising drug like diuretics, lithium तुम्हारा लिथियम क्या करता है, कैल्शियम का लेवल को बढ़ा देता है, तो लिथियम को जितना हो सके अवॉइड करना अच्छा है। ओके so this is all about the hyperparathyroidism. Next is the hypoparathyroidism. It is the less secretion of parathyroid hormone PTH by the parathyroid gland। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसकी वजह से तुम्हारा कैल्शियम लेवल इन ब्लड लो हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया। एंड ऑल्सो तुम्हारा जो फॉस्फोरस लेवल होता है इसमें वो बढ़ जाता है। ओके सो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर फॉस्फोटेमिया। सो दिस इज द मेन कंडीशन। नेक्स्ट इज द कॉजेस। तो कॉजेस मेनली क्या होता है, एक्वायर्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये मेनली इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, सर्जरी ऑफ द नेक। तो अगर कोई नेक का सर्जरी किया था, थायराइड रिमूवल सर्जरी किया था, ओके ट्यूमर रिमूवल, कुछ भी नेक का सर्जरी हुआ था जिसमें तुम्हारा पैराथायरॉयड ग्लैंड को क्या हुआ, इंजुरी हुआ या फिर डैमेज हुआ, तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा वो पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज होके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पीटीएच रिलीज नहीं करेगा। ओके तो इसकी वजह से ये तुम्हारा एक्वायर्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ओके अलोंग विद दैट रेडिएशन ट्रीटमेंट, अगर कोई नेक हेड कैंसर हुआ है तो तब रेडिएशन थेरेपी में भी क्या होता है, तुम्हारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो डैमेज हो सकता है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है एक्वायर्ड का। ओके नेक्स्ट इज द सर्टन ड्रग, लाइक सर्टन ड्रग भी तुम्हारा वो करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को अंडर एक्टिव कर देता है। एंड ऑल्सो एन ऑटो इम्यून कंडीशन, अगर तुम्हारा बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे जो तुम्हारा पैराथायरॉयड ग्लैंड को इफेक्ट करे या फिर उसको
अटैक करे तो इससे भी तुम्हारा क्या होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 इज इनहेरिटेड और ऑटो इम्यून हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जो अभी मैंने बोला, बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम तुम्हारा पैराथायरॉयड ग्लैंड के खिलाफ तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से तुम्हारा पैराथायरॉयड ग्लैंड को अटैक करेगा और पैराथायरॉयड ग्लैंड तुम्हारा डिस्ट्रॉय होगा और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पीटीएच रिलीज नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो ये कॉमनली किसको होता है, दोज बेबी हु आर बॉर्न प्री मैच्योर, मतलब 9 मंथ्स के आगे जो भी बच्चा जन्म लेगा या फिर बर्थ होगा, उन बच्चों में जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ओके, तो इसके साथ क्या होगा, अगर उसका माँ, जो बच्चा का माँ, मतलब वो माँ का अगर डायबिटीज़ था या फिर ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड था, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था, तो इसकी वजह से जो बच्चा होगा, अपकमिंग बच्चा होगा, उसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज कंजेनिटल। सो कंजेनिटल में मेनली इसमें एक सिंड्रोम आता है, दैट इज जॉर्ज सिंड्रोम। ये तुम्हारा एक कंजेनिटल कंडीशन है जिसमें तुम्हारा पैराथायरॉयड ग्लैंड तुम्हारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, वो अपना जो काम है या फिर वो उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बच्चा ग्रो हो रहा है, मतलब फीटस ग्रो हो रहा है यूटेरस में या फिर वूम्ब में, पर उसका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बाद में जाके हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट इज स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है एंड इट इज एन इनहेरिटेड, ओके, मीन्स रिलेटेड टू द हेरिडिटरी फैक्टर्स। सो इसमें क्या होता है, तुम्हारा पैराथायरॉयड हार्मोन प्रेजेंट होता है बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में, पीटीएच, ओके, पर तुम्हारा बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं देता है, कोई सेंसिटिविटी नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है तुम्हारा, रिसेंट नेक सर्जरी, ओके, फैमिली हिस्ट्री, एडिसन्स डिजीज, ड्रग्स, मेटल्स, मैग्नीशियम डिफिशियंसी ड्यू टू अल्कोहलिज्म, मैलन्यूट्रिशन, कैंसर एक्सेट्रा। तो दिस आर द रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, टिंगलिंग एंड नमनेस और बर्निंग इन फिंगर टिप्स, टोes एंड लिप्स। Okay, this is the main symptoms. Next is muscle ache or cramps affecting leg, feet, abdomen or face, twisting or spasm of muscle around mouth, but also in hand, arms and throat. Okay. Dry hair, brittle nails and dry coarse skin, patchy hair loss such as thinning of eyebrow, cataract, okay, malformation of teeth, loss of memory, headache, severe muscle spasm and convulsion. okay, जो severe muscle spasm को हम इसमें क्या होगा, कैल्शियम लेवल लो हुआ तो इससे डिफिशियंसी से क्या होगा, तुम्हारा टिटनी, फैटिक और वीकनेस, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, एंजाइटी और नर्वसनेस, पर्सनैलिटी चेंजेस, हॉर्सनेस, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मेनली हम लोग, जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, वो पहले मेडिकल हिस्ट्री लेता है एंड ऑल्सो ही कंडक्ट्स फिजिकल एग्जामिनेशन टू सी द मसल स्पैजम, मसल ट्विस्टिंग, tingling sensation, weakness एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्या होता है डायग्नोसिस में, रेडियो इम्यूनो एसे ऑफ पीटीएच मेनली शो करता है डिग्री सीरम पीटीएच कंसंट्रेशन, जिससे हमें पता चलता है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ है। एलोंग विद दैट यूरिन ब्लड टेस्ट करता है, इसमें भी तुम्हारा डिग्रीज कैल्शियम लेवल, ओके, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल एंड रिड्यूस क्रिएटिनिन लेवल, ये भी तुम्हारा डिटेक्ट करता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। एंड एक्सरे तुम्हारा जब हम लोग बोन का करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर बोन डेंसिटी
एंड malformation ऑफ द बोन। ECG में क्या होगा तुम्हारा इंक्रीज्ड QT एंड ST इंटरवल, जो QT और ST इंटरवल होता है वो तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपोकैलेमिया। ओके, सो दिस इज द मेन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इसमें हम लोगों का मैनेजमेंट मेडिकेशन होगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड विटामिन डी सप्लीमेंट। विटामिन डी सप्लीमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि ये तुम्हारा रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ओके, और ये स्टिमुलेट करता है कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन और हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन एंड किडनी। ओके, एंड अलोंग विद दैट हम लोग डाइट कैसा प्रिस्क्राइब करते हैं? हाई कैल्शियम एंड हाई विटामिन डी डाइट एंड लो फॉस्फोरस डाइट मेनली हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड मेडिकेशन लाइक डायरेटिक्स भी हम लोग दे सकते हैं टू प्रिवेंट द की। ओके, एंड ऑल्सो जब टिटेनी हुआ, टिटेनी का तुम्हारा अटैक हुआ, तब हम लोग क्या देंगे? कैल्शियम देंगे, इंट्रावेनसली देंगे। ओके, IV इन्फ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें मेनली डाइट थेरेपी इंस्ट्रक्ट करना होगा, पेशेंट को बोलना है हाई कैल्शियम लो फॉस्फोरस डाइट खाने के लिए। तो हाई कैल्शियम डाइट में क्या आएगा? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, डायरी प्रोडक्ट, ओके, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब खाने को बोलना है। और अवॉइड करने के लिए क्या बोलना है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ओके, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्योंकि इसमें तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में रहता है। ओके, एक मीट को अवॉइड करना है क्योंकि इसमें क्या होता है? हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस होता है। एंड पेशेंट को हम लोग स्किन क्रीम्स वगैरह यूज़ करने के लिए बोलेंगे ताकि स्किन तुम्हारा सॉफ्ट हो, ड्राइनेस ना हो, इसीलिए। एंड नेल्स को क्या रखना है? शॉर्ट रखना है, क्योंकि नेल्स तुम्हारा क्या होता है? ब्रिटल होता है। ओके, इसीलिए तुम्हारा उसका टूटने से बचाने के लिए नेल्स को शॉर्ट रखना है। एंड ऑल्सो इम्फोसाइज ऑन द डार्क थेरेपी, जो कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट खा रहा था वो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग उसे खाना है। दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म।